नमस्कार, आज है 13 फरवरी, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जनवरी खुदरा महंगाई में तेज उछाल। सीपीआई 5.72% से बढ़कर 6.52% हुई। कोर महंगाई 6.1% पर स्थिर रहने से कुछ राहत। अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार, बेहतर रेगुलेशन के लिए कमेटी बनाई जाएगी। शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। हवाई सफर हो सकता है महंगा। छोटे एयरपोर्ट्स पर डेवलपमेंट फीस 4 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव। नागरिक विमानन मंत्रालय ने जारी किया कॉन्सेप्ट नोट। 28 फरवरी तक मांगे सुझाव। मां के दूध की जगह लेने लगा है पाउडर वाला दूध। लैंसेट की रिपोर्ट में खुलासा। कंपनियां फर्जी दावों और मार्केटिंग टैक्टिक्स से फॉर्मूला मिल्क को दे रही हैं बढ़ावा। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। मां का दूध है तो क्यों बनाएं फॉर्मूला मिल्क से दूरी। हफ्ते के पहले दिन बाजार गिरकर हुआ बंद। निफ्टी 86 अंक गिरकर 17,750 के करीब बंद। पीएसयू, बैंक, आईटी, रियल्टी और छोटे मझोले शहरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। तो ये तो रही हेडलाइंस। अब जरा देख लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक खबरों का फ्लो किस तरह का रहा। देखते हैं टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वामपंथियों के राज में त्रिपुरा विनाश की राह पर था। उन्होंने लोगों को गुलाम समझ लिया था। पीएम ने कहा कि दफ्तरों और थानों पर काडरों का राज था। उन्होंने कहा कि लेफ्ट कांग्रेस अभी विकास कार्य नहीं कर सकते, इसलिए त्रिपुरा के लोगों ने डबल इंजन की सरकार को चुनने का मन बना लिया है। वहीं सीपीएम के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने कहा कि त्रिपुरा में अगर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली तो राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। राज्य में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया। करात ने कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने ही 2018 में त्रिपुरा में नई पेंशन योजना लागू की थी। करात ने कहा कि त्रिपुरा में लेफ्ट कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला फैसला पुरानी पेंशन योजना करने को लेकर ही लिया जाएगा। त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 1,88,000 है। माना जा रहा है कि इन्हें लुभाने के लिए ही लेफ्ट कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना का दांव चला है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट की बेंच ने 1 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में राज्य में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने की चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे सरकार को सौंपा गया था। रिपोर्ट में 7 विधानसभा सीटों का इजाफा किया गया था। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें कर दी गई। दिल्ली में मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय ने याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से नामित सदस्यों को एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। साथ ही 16 फरवरी को होने वाले दिल्ली मेयर का चुनाव भी टल गया है। उपराज्यपाल की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान जारी है। आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 3015 गिरफ्तारियां हो गई हैं। राज्य में बाल विवाह कराने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सूबे में आगे भी अभियान जारी रहेगा। असम पुलिस के पास इस मामले में 8000 आरोपियों की लिस्ट तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि अच्छी बात यह है कि अब लोग बाहर निकल रहे हैं और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हाल ही में वहां की कैबिनेट ने 14 साल की कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों पर यौन अपराधों से जुड़े मामलों में केस दर्ज हो रहा है। और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरीज।
आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। खुदरा महंगाई दर एक बार फिर से 6% के पार जा पहुंची है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.52% पर पहुंच गई है। दिसंबर में आपको याद होगा रिटेल महंगाई दर थी 5.72% पर। रिटेल महंगाई दर 3 महीने में सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर में तेजी के चलते बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंथली आधार पर जनवरी में खाद्य महंगाई दर 4.19% से बढ़कर 5.94% पहुंच गई है। दालों की महंगाई दर अगर देखें तो 3.89% से बढ़कर यह पहुंच गई है 7.27%। हालांकि कोर महंगाई दर में मंथली आधार पर बिना बदलाव के ये 6.1% पर बरकरार है। महंगाई दर बढ़ने से आरबीआई पर एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी बढ़ सकता है। एक और बात, जो ग्रामीण महंगाई दर में जो इजाफा हुआ है उसमें भी इजाफे से क्या चिंताएं बढ़नी लाजमी है। इस पर बातचीत करने के लिए, पूरा महंगाई का आकलन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सब पहला तो एक आम आदमी और सरकार के लिए सर कितनी बड़ी मुसीबत है। एक्सपेक्टेड तो नहीं था, 6.1 था, वो बढ़ गया 6.52 के आसपास आ गया। क्या प्रभाव पड़ेगा इससे सर? दीपक जी, अब देखें तो पिछले हफ्ते जो आरबीआई का हॉकिश एक स्टांस रहा कि बहुत सख्ती का उनका जो स्टांस रहा, वो दिखता है कि इस खबर से वो वाजिब बनता है। तो ओवरऑल यही है कि आरबीआई का टारगेट है 6% ऊपर रेंज जो है, उससे ज़्यादा महंगाई फिर से अक्टूबर के बाद पहली बारी उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ी है। तो चिंता का विषय है। इससे यही प्रतीत होता है कि अप्रैल की पॉलिसी में शायद आरबीआई को एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक और करना पड़े, तो 6.5 से 6.75 तक शायद वो ले जाएं। क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन नहीं नीचे आई, अगर फरवरी का नंबर जो मार्च में आ जाएगा आरबीआई की अप्रैल की बैठक से पहले, अगर वो नीचे नहीं आता दिखा, तो आरबीआई विवश हो सकता है एक और रेट हाइक करने में। वैसे भी ग्लोबल कारणों से लग रहा था कि फेड मार्च और मई में 2 रेट हाइक और करेगा, तो उसके कारण आरबीआई जब अप्रैल में मीटिंग करेंगे तो उनको वैसे भी लग रहा था 25 बेसिस पॉइंट शायद प्रोबेबिलिटी हो। इस नंबर से लगभग तय हो जाता है कि अप्रैल में रेट हाइक करना पड़ेगा उनको। बट सर, जैसे अब पिछली बार आपसे बातचीत भी हुई थी, हॉकिश आपने कहा था और ओपन रखा था पिछली बार, कुछ खास कोई संकेत भी नहीं दिया था। तो 25 बेसिस तो सर आप लोगों ने भी उस समय एक्सपेक्ट किया था कि ओपन रखा है तो इसका मतलब 25 बेसिस तो बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार आप देखें तो अनुमान से ज्यादा रही है महंगाई। तो क्या 25 पर्याप्त होगा या कुछ और बड़े झटके के लिए भी तैयार रहे? देखिए, बैलेंस तो करना है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करना है दीपक जी। तो बहुत बढ़ा देंगे अगर, क्योंकि आरबीआई का एस्टिमेट क्या है, इस तिमाही का 5.7 तक था, उससे तो काफी आगे आया है। अगले साल के लिए आरबीआई का एस्टिमेट है 5.3 रहना। तो आप ऑलरेडी 6.5 पे हैं। इसका क्या मतलब है? रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है इकोनॉमी में, 1.2% आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं इन्फ्लेशन के अबव। और अगर असली में देखें जो लेंडिंग रेट्स हैं 9-9.5% के करीब, तो लोग काफी कुछ दे रहे हैं इन्फ्लेशन से ज्यादा। तो पॉलिसी बहुत रिस्ट्रिक्टिव लेवल पे है 6.5 पे ऑलरेडी, और अगर यहां से तेजी से बढ़ाएंगे तो ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर आ सकता है दीपक जी। बिल्कुल, आपने सही तो कहा। मेरे ख्याल से वो स्लो ही रहेंगे। मॉनसून का भी हमें देखना है, मॉनसून कितना अच्छा आते दिखता है। तो अप्रैल में मुझे 25 बेसिस पॉइंट ही लगता है। ओके सर, ओके। तो एक चीज और थी सर जिस पे आपने भी चिंता जाहिर की थी और आरबीआई भी लगातार कंसर्न था, वो था कोर इन्फ्लेशन को लेकर। इस बार हमने देखा कोर इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है, स्थिर है। तो ये स्थिर क्या राहत है या कम होना राहत होना चाहिए था? कम होना पड़ेगा, 6 के ऊपर चल रहा है। और इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ और फ्यूल का नहीं रहता है। तो ये रहता है कि एक्स फ्यूल और एक्स फूड। तो अगर वो भी कोर भी इतना हाई चल रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है।
उससे आरबीआई थोड़ा विचलित हो सकते हैं एक रेट हाइक और करने में। बट उम्मीद यही है कि 50 नहीं करेंगे, 25 ही रखेंगे। डाउनवर्ड ट्रेंड आया है रेट हाइक में, 50 से 35 हुआ, 35 से 25 हुआ पिछले हफ्ते। अब 25 से फिर ऊपर ना जाए तो अच्छा है, मुझे लगता है 25 में हो जाएगा। बट कोर दुनिया में भी इशू है और भारत में भी इशू चल रहा है कोर सीपीआई का, कि कोर नहीं नीचे आ रहा है। और जो वो जब तक नीचे नहीं आता तब तक सेंट्रल बैंक्स भी मुहिम जारी रखेंगे हायर रेट्स की। एब्सोल्युटली। तो कोर एक और ऐसा इलाका है, कोर महंगाई, जो थोड़ा सा और मजबूर करेगी सरकार को। अगर सरकार सोच भी रही होगी एक ब्रीदिंग स्पेस लेने का, तो पहले तो ये सीपीआई के आंकड़े आ गए जो अनुमान से ज़्यादा है, और ऊपर से कोर का प्रेशर अलग होगा, तो 25 ही होगा। अब बग्गा सर भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि 25 बेसिस ही रखें, उससे ज़्यादा ना करें, वरना दिक्कतें हो सकती हैं हर जगह। अब आप कुल मिलाकर सर, अब कल मार्केट पर आज के आंकड़ों का असर आप किस तरह से देखते हैं सर? असर नेगेटिव ही रहता है। देखिए, रेट बढ़ते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इक्विटीज पे, और ये एस्टिमेट से ज्यादा है। एस्टिमेट स्ट्रीट के जो थे 5.9 से 6.2 तक के थे, ये 6.5% जो आया है एस्टिमेट से ज्यादा है, तो सरप्राइज आया है। बट इससे बड़ा जो इशू है वो यूएस इन्फ्लेशन कल आएगी दीपक जी। हाँ जी। वो किस लेवल पे आती है, उससे काफी हद तक ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड आएगा। तो ये नेगेटिव है जरूर। तो इसके कारण क्योंकि रेट बढ़ेंगे, आज भी हमने देखा था हमारे यील्ड जो है 10 साल के और बाकी पेपर सब बढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी मार्केट इसमें पोजीशनिंग कर रहा था हायर रेट्स की। अब कल अमेरिका के सीपीआई जो हमारी देर शाम को आएंगे, उसके बाद ही हमें सही दिशा दिखेगी। तो कल मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, वो तो तय है। और मुश्किल रहेगी किसी भी वे में ऊपर या नीचे जाने की, क्योंकि अगर यूएस इन्फ्लेशन नीचे आती है तो मार्केट्स तेजी से दौड़ेंगे, ये भी खतरा रहता है। तो कल ज्यादा पोजीशन नहीं बनाई जाएंगी, हल्के ही जाएंगे लोग, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा इवेंट है। बट ये हाई इंडिया सीपीआई नेगेटिव है मार्केट के लिए। बिल्कुल, मार्केट के लिए नेगेटिव हाई सीपीआई, और कल अमेरिकी आंकड़े भी आने हैं। तो कुल मिला के अनुमान यही है अजय बग्गा सर का कि कल वॉलेटाइल रहेंगे मार्केट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और महंगाई का विश्लेषण किया। थैंक यू सो मच सर। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम सब जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक उपहार होता है। यहाँ तक कि सरकार भी बच्चे की शुरुआती 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाने की हिदायत देती है, तमाम विशेषज्ञ। लेकिन इसके बावजूद माताओं में नवजात को फॉर्मूला मिल्क यानी कि पाउडर वाला दूध देने का ट्रेंड बढ़ा है। विदेशों में भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है भारत में भी जोर पकड़ रहा है। और इस ट्रेंड को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी चिंता जाहिर की। लैंसेट पत्रिका में एक 3 पार्ट सीरीज पेपर जारी किया, लगातार बैक टू बैक। सीरीज के पहले पेपर में लैंसेट ने बताया कि फॉर्मूला मिल्क के बढ़ते ट्रेंड के लिए कंपनियों की मार्केटिंग टैक्टिक्स जिम्मेदार है, और ये बड़ी एग्रेसिव है। दावा किया गया कि ये कंपनियां फर्जी दावे कर पेरेंट्स की चिंताओं को प्रॉफिट में बदलने का काम करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां अपनी मार्केटिंग में कमर्शियल मिल्क प्रोडक्ट्स के कई फायदे गिनाती हैं, और इससे जो है वो माताएं और जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि कैसे ये प्रोडक्ट नवजात का चिड़चिड़ापन और रात में सोने की आदत को कम कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉर्मूला मिल्क कंपनियां इंटरनेशनल कोड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। आपको बताएं कि ये कोड WHO ने 1981 में लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां दावा तो करती हैं कि अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए इनके पास जो है सबूत हैं और पूरी रिसर्च इन्होंने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके सबूत नहीं होते हैं कुछ, या ना के बराबर होते हैं, छोटी मोटी भ्रामक बातें बोल देती हैं। आपको ये भी बताएं कि फॉर्मूला मिल्क सेल्स से ये कंपनियां सालाना $55 अरब यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई भी कर सकती है। WHO ने एक बयान जारी कर कहा कि लैंसेट की ये सीरीज बताती है कि किस तरह स्तनपान को लेकर सरकार की जो नियम है उनकी अनदेखी का फायदा जो है कंपनियां उठा रही हैं। सीरीज बताती है कि किस तरह ये कंपनियां नेशनल पॉलिटिकल फैसलों को प्रभावित करती हैं और फिर अपना उत्पाद बेचती हैं। भारत में इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स फीडिंग बॉटल्स इन्फेंट फूड्स एक्ट 1992 है।
इसमें 2003 में संशोधन भी किया गया। फिर आईएमएस एक्ट में इन्फेंट फूड्स को लेकर सारे नियम तय किए गए। 2002 में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशनल नेटवर्क ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में धड़ल्ले से आईएमएस एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। यूनिसेफ की माने तो वैश्विक स्तर पर जन्म के करीब 1 घंटे के भीतर सिर्फ 47% बच्चे ही उनको ब्रेस्ट फीड मिल पाती है। यूनिसेफ के मुताबिक अगर नवजात को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान नहीं कराया जाता है तो इससे बाद में उनमें स्तनपान कराना मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिला के ये कितनी बड़ी समस्या है। और ये जो फॉर्मूला मिल्क की बात की जा रही है हमारे नवजातों को माँ के दूध के अलावा या माँ का दूध छोड़कर, ये क्या वाकई में सही ट्रेंड है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीके बिरला हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा कालरा जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अरुणा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ये कितना गंभीर विषय है मैम। भारत में इसको लेकर चिंताएं तो आ रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि विदेशों में फिलहाल ये ट्रेंड ज्यादा है और वहां पर बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है। डब्ल्यूएचओ और लैंसेट भी उस पर ज्यादा फोकस, हालांकि भारत में चिंताएं नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस रिपोर्ट का 2022 का हमने हवाला दिया उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आईएमएस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। तो कितना बड़ा आप इसे चिंता का विषय मानती हैं? ये टॉपिक जो ब्रेस्ट फीडिंग का है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसे आपने कहा कि ये भारत में भी बहुत बढ़ रहा है। जो पॉपुलेशन जो बड़े हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में दिखाती हैं जो जनता, वो ये अफोर्ड भी कर सकती है फॉर्मूला मिल्क। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका प्रमोशन चाहे कितना भी किया जाए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के चलते, मगर जो मार्केटिंग है जो कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है ओवर द काउंटर फॉर्मूला लेने के लिए या और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ लेने के लिए, उसकी वजह से और मार्केटिंग की वजह से फॉर्मूला मिल्क का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें ये पता होते हुए भी कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एब्सोल्यूट बेस्ट मिल्क। जो अगर बच्चा टाइम से पहले प्री टर्म आ जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन देता है और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है। अगर टर्म बच्चा होता है, पूरे 9 महीने पर आता है, तो फॉर्मूला मिल्क उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतों के मुताबिक होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क उसकी ज़रूरतों के मुताबिक होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल जो बेबी पैदा होता है प्री टर्म है या टर्म है उसके हिसाब से बन जाता है। और क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज़ और बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होते हैं जो कि बच्चे को एलर्जी से, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या इंटेस्टाइन्स में गट एलर्जी हो या लंग्स में एलर्जी हो, इन सब बीमारियों से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बॉन्डिंग बढ़ाता है। इनफैक्ट ये माँ को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर से भी बचाता है। ये सब जानते हुए भी क्योंकि बहुत ही टैक्सिंग प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग, माएँ बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हैं और एक 9 महीने की प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ होता है इनके लिए, जिसमें कि हम शॉपिंग भी करते हैं और फ़ोटो शूट्स भी करते हैं, मगर मदर्स आर नॉट रेडी ये रात भर जगना और कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग कराना जब तक कि बच्चा ठीक से लैच कर पाए, बच्चा सकलिंग स्टार्ट कर पाए और उतना उसका वजन और स्टैमिना हो जाए कि वो खुद से अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग ले और सो जाए। तो वो एग्जॉशन या वो प्रिपेयर्डनेस नहीं है मदर में ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, इसीलिए दे फॉल प्रे। उन लोगों को लगता है कि फॉर्मूला फीड ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो वज़न बढ़ना फॉर्मूला फीड बच्चों का ज़्यादा हो जाता है और वो कंपेयर करने लगते हैं कि ये फॉर्मूला फीड बच्चा है तो ज़्यादा वज़न हो रहा है उसका, वो अच्छी बात है। जबकि हमें पता है कि उसमें पाम ऑयल्स होते हैं और कॉर्न शुगर होता है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, जिसकी वजह से बढ़ रहा है, ना कि वो एक हेल्दी मिल्क है जिसकी वजह से बढ़ रहा है। बट मैम आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके फॉर्मूला मिल्क के, वो एक तो वो कितने घातक हैं बच्चे के लिए, पहली बात। दूसरा, जैसा कि सारी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि 55 बिलियन डॉलर्स ईयर का कारोबार हो चुका है
पूरी दुनिया में माँ के दूध के प्रति जो अवेयरनेस है, हमने देखा भारत में तो बहुत एक लंबा कैंपेन चला, लोगों को समझ में भी आया, सब कुछ आया। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर सो कॉल्ड तरीके से माना जाता है कि हम इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी खासी अवेयरनेस है, लेकिन विदेशों में जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर $55 बिलियन का मार्केट नहीं होता तो ये कौन सी ये मनोवृत्ति का विकास कर रहे हैं। और अगर सिंपल सी बात ये है कि अगर एक बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो कैसे कैसे रिस्क है उसके लिए मैम? फॉर्मूला मिल्क के ये सभी रिस्क हैं कि अगर फॉर्मूला मिल्क लिया जाए तो आपको जो डायरिया है, जो लंग्स के इन्फेक्शन है, फ्लू है, जो स्किन की एलर्जिक डिजीज़ हैं, वो सब बच्चे में बढ़ जाते हैं चांसेस, इम्यूनिटी कम हो जाती है। बाद में उनको ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़कियों में आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ सिंड्रोम, PCOD के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उन्हें फॉर्मूला फीड दिया जाए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है उसकी फॉर्मूला फीड की, मदर्स एग्जॉस्ट फील करती हैं, उन्हें जल्दी अपनी जॉब पर जाना रहता है, और ये चीज़ क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मुश्किल है, उसमें सोना प्रॉपर नहीं हो पाता, और ब्रेस्ट पंप और निपल शील्ड और ये सब नई चीज़ें आने की वजह से ब्रेस्ट जो सकलिंग करके बच्चा खुद से मिल्क निकाल पाता था वो कम होता जा रहा है। और ये फैशन वाली चीज़ें, इनफैक्ट बिफोर इवन दे डिलीवर, अपनी डिलीवरी से पहले ही वो ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, जो कि वो सपोर्ट करेंगे उनको रात भर सोने के लिए या उनकी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए, सिर्फ वो जो इनिशियल 2-3 हफ्ते जो कि उनको मेहनत से कराने हैं। और उसके बाद जो हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देता है कि फॉर्मूला मिल्क एक्चुअली बेहतर है ब्रेस्ट मिल्क से, तो उनका इंक्लिनेशन, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड क्लास हो, इंक्लिनेशन उस तरफ हो जाता है, फॉर्मूला फीड की तरफ। एब्सोल्युटली, और इसे लेकर ही WHO ने आगाह किया है। इनफैक्ट हमने जितने विशेषज्ञों से बातचीत की है, सबसे ज़्यादा लोगों ने यही कहा है कि भाई ये गलत अवधारणा है, माँ के दूध को बच्चे के लिए कोई आर्टिफिशियल पाउडर या मिल्क जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाए, ये मतलब ये समझना ही अपने आप में नासमझी है। तो इसके लिए, और जैसा कि मैम ने बताया कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें जो आजकल आ रही हैं, और महिलाएं भी क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाती है कि उनका, देखिए प्रेगनेंसी एक ऐसी पूरा एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जिसमें एक माँ के शरीर में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इमोशनली वो टूटती है, 9 महीने तक बच्चे को रखना है, बहुत सारी की चीज़ें होती हैं, और उसका ये जो एग्जर्शन है, अगर इसका बेजा फ़ायदा ये कंपनीज उठा रही हैं तो इसके लिए तो फिर और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, सरकार के अपने गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन है तो पहले तो पुख्ता तौर पर यह तय किया जाए कि ये पेनिट्रेशन लीगल है या नहीं है, इसके कोई साइड जो इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो बच्चे और माँ पर तो नहीं है। और अगर कोरिलेशन हो जाता है, जैसा कि लैंसेट में भी कहा गया है, WHO भी कह रहा है, तो तुरंत बैन होने चाहिए। अगर ये हो गया तो मेरे ख्याल से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच मैम। बेंगलुरु में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 शुरू हो चुका है। इस एरो शो में 98 देश शामिल हुए हैं। भारतीय कंपनियों ने इसमें अपने हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित दूसरे डिफेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एरो इंडिया पर स्मारक डाक भी टिकट जारी किया है। एरो इंडिया में पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तकनीक, मार्केट और सतर्कता की सबसे ज्यादा जटिल माना जाता है। पीएम ने कहा कि उनका लक्ष्य 2024-25 तक इसके निर्यात के आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाने का है। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2023 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर आसमान में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया।
आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत में ही निर्मित प्रचंड मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ राफेल, तेजस और सुखोई ने भी उड़ान भरी। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। एरो इंडिया शो 2023 देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इस एयर शो में दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर हो रहे एयर शो में मेक इन इंडिया की ताकत देखने को मिलेगी। एरो इंडिया शो में 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। करीब 30 देशों के मंत्री, तमाम कंपनियों के 65 CEO शामिल होंगे। और एरो इंडिया शो में भारतीय वायुसेना का दमखम भी दिखा। सुखोई 30, प्रचंड सारंग, C-17 ग्लोब मास्टर समेत कई एयरक्राफ्ट्स ने नए भारत की बेजोड़ तस्वीर पेश की। जब सुखोई 30 ने भरी उड़ान, आसमान में गूंजा प्रचंड का वार। एरो इंडिया में वायु वीरों की हुंकार। बेंगलुरु के आसमान में जब वायु वीरों ने तिरंगे के साथ उड़ान भरी तो हर कोई देखता रह गया। एरो इंडिया में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने फ्लाइंग पास्ट में गुरुकुल फॉर्मेशन को लीड किया। एरो इंडिया में प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स ने भी आसमान में उड़ान भरी। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मेक इन इंडिया के तहत देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। इस दौरान HAL ने नया फाइटर प्लेन HLTF-42 भी दिखाया। इस पर मैसेज लिखा है, तूफान आ रहा है, यानी ऐसा तूफान जिसके आगे कोई टिक नहीं सकेगा। इस एरो इंडिया शो में एक तरफ फाइटर विमानों की दहाड़ है तो दूसरी तरफ डिफेंस हेलीकॉप्टर्स अपना जलवा बिखेरते नजर आए। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने सख्ती दिखाई है। आरोप है कि फार्मा कंपनियां बगैर लाइसेंस धड़ल्ले से दवाई बेच रही हैं। फिलहाल DCGI ने करीब 20 फार्मा कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। लेकिन क्या वाकई नियमों को ताक पर रखकर ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही हैं? क्या इससे नकली और दोयम दर्जे की दवाओं का खतरा भी पैदा हो रहा है? क्या पुराने प्रिस्क्रिप्शन पर फार्मा कंपनियां दवा दे सकती हैं क्या? आखिर फार्मा कंपनियों से क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे इन्हें रेगुलेट किया जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। फार्मा कंपनियों पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने नकेल कसी है। DCGI का कहना है कि फार्मा कंपनियां बगैर लाइसेंस दवाओं की बिक्री करती हैं। ऐसे में DCGI ने Amazon, फ्लिपकार्ट, हेल्थ प्लस और टाटा 1mg जैसी करीब 20 फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन करने की बात कही गई है। DCGI ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर क्यों ना उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे में जबकि कोर्ट से कई बार बगैर लाइसेंस ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही जा चुकी है। DCGI की ओर से भेजे गए नोटिस में लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में बिना लाइसेंस के ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई थी। दरअसल भारत में दवाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बिक्री या स्टॉक रखने के लिए DCGI से वैलिड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक ऑनलाइन बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री से नकली और घटिया दवाओं की सप्लाई की आशंका बनी रहती है। फिलहाल DCGI ने कहा है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर संबंधित फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने फार्मेसी पर लगाम लगाने की मांग की है। इससे उनके बिजनेस पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं DCGI की सख्ती के पीछे कई और बड़ी वजहें हैं। दरअसल दवाओं की कई कैटेगरी होती हैं। OTC कैटेगरी की दवाएं बगैर डॉक्टरी पर्चे के खरीदी जा सकती हैं। इसमें पैरासिटामोल, सर्दी, जुकाम, नाक खोलने वाली दवा जैसी कुल 16 दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं फार्मा कंपनियां बगैर लाइसेंस के बेच सकती हैं। लेकिन शेड्यूल H, शेड्यूल H1 और शेड्यूल X में शामिल दवाओं के लिए डॉक्टर की पर्ची के साथ लाइसेंस का होना जरूरी है। पहले इन शेड्यूल दवाओं के बारे में समझते हैं। शेड्यूल H में वे दवाएं आती हैं जिनका सेवन लंबे समय तक किया जाता है। इनकी गलत खुराक हेल्थ को खराब कर सकती है। वहीं शेड्यूल H1 दवा में तीसरे और चौथे जनरेशन की एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूबरक्लोसिस और साइकोट्रोपिक ड्रग्स जैसी नशीली दवाएं शामिल हैं।
ऐसी दवाओं को खरीदने के लिए भी डॉक्टर की पर्ची जरूरी होती है। शेड्यूल एक्स में नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक दवाएं आती हैं, जो गंभीर बीमारियों में दी जाती हैं। ये दवाएं सीधे दिमाग पर असर करती हैं। इनकी गलत खुराक या ओवरडोज जानलेवा हो सकती है। इन दवाओं को बेचने के लिए डॉक्टर की पर्ची के साथ DCGI से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। दरअसल ई फार्मा कंपनियां डिस्काउंट रेट पर दवाएं बेचती हैं, लेकिन दुकानों से दवा खरीदने पर डिस्काउंट या तो मिलता नहीं और अगर मिलता भी है तो नहीं के बराबर। हालांकि कई मामलों में पाया गया है कि ई फार्मा कंपनियां पुराने प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाओं की बिक्री करती हैं। ऑनलाइन से कंज्यूमर को फायदा तो होता है, मगर बगैर लाइसेंस या पुराने प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं बेचने की छूट कतई नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हवाई सफर कर रहे यात्रियों को जल्द ही महंगाई का एक और झटका लग सकता है। अब छोटे हवाई अड्डों से यात्रा करने के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दरअसल एयरपोर्ट पर लैंडिंग फीस, पार्किंग फीस में 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और यही नहीं, यूजर डेवलपमेंट फीस भी 4 गुना तक बढ़ सकती है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। इसमें 28 फरवरी तक सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अमरीश, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए क्या है इस कॉन्सेप्ट पेपर में और क्या वाकई में छोटे हवाई अड्डों से अब बड़ा झटका लग सकता है आम मुसाफिरों को? जी बिल्कुल, नागर विमानन मंत्रालय ने कॉन्सेप्ट नोट जारी किया और ये नोट जो कहता है कि जितने भी ऐसे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जो कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए या फिर उड़ान के तहत वहाँ से हवाई यात्रा जारी है, उन एयरपोर्ट्स के रखरखाव का जो खर्च है उसको वसूलने के लिए उन एयरपोर्ट से लैंडिंग पार्किंग की जो फीस है, इसके अलावा यूजर डेवलपमेंट फीस है, उसको बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। और ये जो प्रस्ताव है, यानी कि लैंडिंग और पार्किंग की फीस, उसको लगभग 30% बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ जो यूजर डेवलपमेंट फीस है उसको 150 रुपए से 500 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है और सभी स्टेक होल्डर से इस पे 28 फरवरी तक उनके सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके पीछे मंत्रालय का तर्क ये है कि इन सारे एयरपोर्ट्स का रखरखाव जो है काफी महंगा हो रहा है और इन एयरपोर्ट्स को अभी तक जो है लगभग 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो नुकसान से बचाने के लिए, इसके अलावा इन एयरपोर्ट्स पर यात्रियों से जुड़ी सुविधाएं उनको और ज्यादा बेहतर और मुफीद बनाने के लिए इस तरह की फीस लगाना अनिवार्य हो रहा है। इसको लेकर मंत्रालय ने जो कॉन्सेप्ट नोट जारी किया उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इन सारे एयरपोर्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा और क्लस्टर 1, 2 और 3, और इन सारे में से जिसके यहाँ पे जो फुटफॉल होगी वो सबसे कम होगी, उनमें ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे यात्रियों की संख्या कम होगी तो ऐसे में वहाँ पे आमदनी कम हो सकती है और क्योंकि रखरखाव ज्यादा है तो ऐसे में वो फीस जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि वो सारी स्कीम्स, वो सारे जो रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स जो कि हमें फिलहाल नए दिनों में देखने को मिले थे, यानी कि ग्वालियर, भोपाल, वाइजैग, पौंडीचेरी, शिमला, लेह, इस तरह के जो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे कि लोग टूरिज्म के नाते ज़्यादा जा रहे थे, उन लोगों को अपने पॉकेट से कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है और आने वाले दिनों में हवाई यात्रा महंगी हो सकती है अगर इस प्रस्ताव पे अमल किया जाता है तो। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमरीश आपका। अदानी हिंडनबर्ग विवाद के बाद अब रेगुलेशन को सख्त कर सकती है सरकार। जी हां, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेहतर रेगुलेशन के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। खबर की पूरी डिटेल लेते हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा से। तरुण, बताइए पूरी खबर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई के दौरान सरकार ने साफ कहा कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार है जो ये ओवरऑल देख पाए कि क्या फ्रेमवर्क में क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, वो एक्सपर्ट कमेटी देखेगी और सरकार बुधवार तक अपने नाम देगी कि कौन कौन इस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हो सकते हैं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बुधवार तक दिया जाएगा और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि जो अभी का जो फ्रेमवर्क है वो अदानी जैसे मामलों को देखने के लिए या ये कहें कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करने के लिए इक्विप्ड है, लेकिन फिर भी यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए तो सरकार को इसमें कोई ऐतराज नहीं है और इस चीज़ के लिए वो तैयार है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये कहें जो ओवरसीज इन्वेस्टर हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस देश में बना रहना चाहिए। इस वजह से एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत है और सरकार इसको बनाने को तैयार है। मुंबईकर्स के लिए एक खुशखबरी है। बेस्ट जल्द ही देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत करने वाली है। बेस्ट को इस तरह की पहली बस मिल चुकी है जो आम लोगों के लिए अगले 3 से 4 दिनों में उपलब्ध होगी। बेस्ट का मानना है कि आधुनिक सेवाओं से लैस ये बस
सुरक्षा की नजर से भी काफी बेहतर है। वहीं घाटे में रहने वाली बेस्ट को भी ये बस पहले दिन से ही मुनाफा दे देगी। किस तरह से ये बस मुंबई कस और बेस्ट के लिए फायदेमंद है, इस बारे में हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने बेस्ट के जीएम लोकेश चंद्र से खास बातचीत की। मुंबईकरों के लिए बेस्ट एक और खुशखबरी लेकर के आया है। अब मुंबई की सड़कों पर डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस, जो देश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है, वो दौड़ेगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो बस है ये कई सारी आधुनिक जो तकनीकी हैं उनसे लैस है और आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। इस बस में कई चीज़ों का खास ध्यान दिया गया है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको डबल डेकर के ऊपर का वो दिखाता हूँ, जो ऊपर का फ्लोर है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ तकरीबन 35 सीटें हैं और 35 के अलावा यहाँ पर किसी को भी खड़े होकर के यात्रा करना अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं इमरजेंसी यहाँ पे अलार्म वगैरह लगे हुए हैं। ये ऊपर भी इमरजेंसी अलार्म लगा है। ये अलार्म वो अलार्म है जो किसी को भी, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो CCTV जो आपके कैमराज हैं वो लगे हैं, जो एक सबसे आगे लगा है और एक बीच में लगा हुआ है। इसकी मुख्य वजह यही है कि कुछ भी अगर बस में घटता है, खास तौर से ऊपर के फ्लोर पे, तो जो नीचे बैठा हुआ ड्राइवर है उसको चीज़ें दिखे और ड्राइवर हमेशा अलर्ट रहे, उसे पता रहे कि क्या चीज़ें हैं। ये जो डबल डेकर का नीचे का जो फ्लोर है ये भी आपको लगेगा कि वाकई काफ़ी आधुनिक जो टेक्निक्स हैं, सुविधाएं हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर शिकायत होती थी यात्रियों की कि जो पीछे यात्री बैठते हैं बस के, उनको काफ़ी झटके लगते हैं, उनके लिए तकलीफ होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीट बेल्ट का भी प्रावधान रखा गया है पीछे की सीटों में। इस फ्लोर पे तकरीबन 30 सीटें हैं, यानी कि कुल मिला के 65 सीटें हैं और यहाँ पर करीब 10 लोगों को खड़ा होना भी अलाउ होगा। और सुविधाएँ जो हैं और सुरक्षा, ये दो चीज़ें रखी गई हैं। तो निश्चित तौर पे मुंबईकरों के लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है और वाकई अब उनका जो सफ़र है वो भी सुहाना हो सकेगा। कैमरामैन अशोक के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। दुनिया की दिग्गज ऑटो कंपनियां रेनो और निसान ने भारत में जॉइंट प्रोजेक्ट में 6 नई कारें लॉन्च करने का ऐलान किया है। इन 6 कारों में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी होंगे। इसके लिए कंपनियां भारत में 5,300 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। पूरे प्लान पर जी मीडिया से खास बातचीत की है निसान मोटर के COO अश्विनी गुप्ता ने। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 15 साल पहले रेनो निसान ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ MOU साइन करके जो यहाँ पर डिफरेंट एंटिटी सेटअप करी थी, जिसमें कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, R&D सेंटर है। तो 15 साल की जो जर्नी थी वो मैं कहूँगा कि हमारा पहला पड़ाव था। अब जब हम अपने ग्लोबली अलायंस को रिवैम्प कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ताकि हम पूरी दुनिया में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड, उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, तो हमने ये सोचा कि इंडिया, जो कि दुनिया का तीसरा ऑटोमोटिव मार्केट होने जा रहा है, उसका पोटेंशियल हमें कैप्चर करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा 2 चीज़ें हैं। पहला, हमारा 15 साल का भारत में एक्सपीरियंस, और दूसरा अब जो इंडिया में ग्रोथ आने वाली है, राइट अपॉर्चुनिटी है इस समय इंडिया में अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं बाजार की। तो हफ्ते के पहले दिन बाजार गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी 86 अंक गिरकर 17,770 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 251 अंकों की गिरावट दिखी। बैंक शेयरों के लिए भी आज का दिन खराब रहा। सरकारी बैंकों की ज्यादा पिटाई हुई। बैंक निफ्टी करीब 325 अंक गिरकर 41,300 के करीब बंद हुआ। इनके अलावा IT, रियल्टी और छोटे मझोले शेयरों में भी जोरदार बिकवाली हुई। मार्केट में आज एक्शन कैसा रहा, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते पूरे दिन भर अगर आप देखें तो बहुत ही रेंज में, सीमित दायरे में बाजार में कारोबार देखने को मिला, लेकिन कमजोरी साफ देखने को मिली। निफ्टी की बात की जाए तो करीब 93 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ 41,250 के पास जो है बंद हुआ। आइए निफ्टी के सबसे पहले गिरने वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है।
आज भी 7% के बड़े कट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। अदानी पोर्ट्स 5% की गिरावट। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फोसिस और SBI यहाँ पर भी करीब 3% की गिरावट आपको देखने को मिली। बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो टाइटन सी में 2% का मूव। L&T आज सबके रडार पर आया, ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, 2% के गेंस रहे। NTPC बजाज ऑटो यहाँ पर भी देखिए करीब 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली। लेकिन नतीजों के बाद बहुत ही तगड़ा रिएक्शन आपको सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिला, क्योंकि बैंकिंग स्पेस में सबसे कमजोर नतीजे जो है इस स्टॉक ने पेश किए और उसके बाद देखिए करीब 16% की गिरावट आपको देखने को मिली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज साल दर साल देखें या तिमाही दर तिमाही दोनों लिहाज से नतीजे काफी कमजोर, 12% की गिरावट के साथ बंद हुआ और कमजोर नतीजों के बाद इन्फो एज यहाँ पर भी देखें करीब 9.5-10% की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन बाजार बंद होते होते सन फार्मा एडवांस यहाँ पर नतीजे काफ़ी बढ़िया थे, 16% की गेंस आपको देखने को मिले। ऑयल इंडिया अच्छे नतीजों के साथ 10 रुपये का अंतरिम डिविडेंड ऐलान किया, इसके बाद 8% के गेंस देखने को मिले। ग्लेनमार्क फार्मा में भी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन नतीजे कमजोर थे। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, टार्सन प्रोडक्ट्स, लुपिन यहाँ पर भी असर रहा। कोफोर्ज में जो डील हुई है इसके चलते स्टॉक में 7% की गिरावट। चमनलाल सेतिया 9.5-10% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले और अच्छे नतीजों के बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में भी करीब 5% की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। और अंत में ग्लैंड फार्मा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफी निचले स्तरों से आज खरीदारी आई और करीब 4% ऊपर ही स्टॉक बंद हुआ। अदानी ग्रुप में गिरावट का असर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर भी दिख रहा है। इसमें पिछले 3 हफ्तों में निफ्टी से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह की डिटेल समझते हैं अरमान से। देखिए पिछले 3 हफ्ते की अगर आप बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने काफी अंडर परफॉर्मेंस करा है। अगर निफ्टी 50 के हिसाब से कंपेयर किया जाए, पिछले 3 हफ्ते में निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 9% के आसपास जो है गिरता हुआ दिखा है। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 2% के आसपास ही गिरा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? अब उसका रीजन ये है कि अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करेंगे तो वहां पे 5 अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जहां पर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल है। और आपको पता ही है जैसे कि अडानी ग्रुप में लगातार कंपनियों में लगातार गिरावट आती रही, उस कारण निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अंडर परफॉर्मेंस आया आपको। अगर आप बात करें 31 दिसंबर 2022 तक अडानी ग्रुप के अगर कुल 5 स्टॉक में जो उनका कुल वेटेज था निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो 14% का था। और वो गिरावट के बाद अगर आप देखेंगे तो 31 जनवरी 2023 तक वो जो वेटेज है वो 10% के आसपास होता हुआ दिखा। वहीं अगर आप देखेंगे कि लगातार जो वेटेज के साथ उसमें कितनी गिरावट आई तो वो शायद टेबल भी अभी आपके सामने आ जाएगी। ACC जहां पर वेट 1.5% का है, अगर इस समय की बात करें तो गिरावट 24% के आसपास की आती हुई दिखी। अडानी ग्रीन जहां पे 1.7% का वेट है वहां पर गिरावट 64% की आती हुई दिखी। वहीं अडानी टोटल जहां पर वेट 2.4% का है वहां पर भी आपको बड़ी गिरावट 68% के आसपास की आती हुई दिखी। अडानी ट्रांसमिशन जहां 2% का वेट है वहां पर भी लगभग आपको 58% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। और अंत में अगर आप बात करें अंबुजा सीमेंट की तो जिसका वेट अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखेंगे 2.7% का है, वहां पर भी 34% के आसपास की जो बड़ी गिरावट है वहां पर आती हुई दिखी। और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रीम अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अडानी के स्टॉक्स अगर आप बात करेंगे तो अडानी ट्रांसमिशन मार्च 2020 में शामिल हुआ था। अडानी ग्रीन की बात करें तो वो सितंबर 2020 में शामिल हुआ था। और अडानी टोटल गैस की बात करें तो सितंबर 2022 में शामिल हुआ था। ओवरऑल अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का बड़ा अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के कंपैरिजन में इसीलिए ज्यादा है क्योंकि अडानी के जो 5 स्टॉक है वो इस निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है और अडानी ग्रुप के कई सारे स्टॉक में भारी गिरावट आई, इसीलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 भी अंडर परफॉर्मेंस किया। भूकंप से तबाह तुर्की और सीरिया में जिंदगी की आस अभी खत्म नहीं हुई है। 7 दिन बाद भी मलबे में हर दिन चमत्कार हो रहा है और यह चमत्कार रेस्क्यू टीम के हौसलों को और भी दोगुना कर दे रहा है। नन्ही सी जान जीत लिया जहान। बेबे क्या? बेबे 140 घंटे तक मौत से टक्कर, इन्हें कहते हैं फाइटर। खूब लड़ी, मौत से भिड़ी, मासूम ने जीत ली जिंदगी। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस तुर्की और सीरिया को कुदरत ने मलबे में बदल दिया, उसी तुर्की और सीरिया में कुदरत का करिश्मा भी दिखने लगा है। हौसले और जज्बे के साथ पिछले 7 दिनों से लगी रेस्क्यू टीम का ये चमत्कार चेहरे पर मुस्कान ला दे रहा है। हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें आप भी देखकर कह उठेंगे गॉड इज ग्रेट।
इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे? 150 घंटे बाद तुर्की में चमत्कार हुआ। रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे के अंदर तक जा पहुंचे, तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। रेस्क्यू टीम ने फिर आवाज लगाई, बच्ची फिर रोकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी। बेबेक या बेबेक इसके बाद तो देवदूतों की आंखों में चमक आ गई। अपने हाथ को उस बच्ची तक पहुंचा दिया। 150 घंटे बाद बच्ची सकुशल रेस्क्यू दल के सदस्यों के हाथ में थी। इस वीडियो को तुर्की के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया है। इस बच्ची ने अब तक के सबसे लंबे वक्त तक मौत से मुकाबला किया। मिशन जिंदगी की दूसरी तस्वीर देख लीजिए। एक पिता अपनी बेटी के लिए किस तरह मौत से भी लड़ सकता है, इसकी साक्षात मिसाल है ये तस्वीरें। इस तस्वीर को देखकर किसका नहीं दिल भरा है। जब भूकंप आया तो इस पिता ने मासूम के हाथ को नहीं छोड़ा। घंटे दर घंटे गुजरते गए, लेकिन इसने अपने दामन में अपनी बेटी को छुपाए रखा। ऐसा लगा कि जैसे उसने मौत से यारी कर ली हो। नूरदा में राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, तलाश अभी भी चल रही है। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त भी मिशन जिंदगी पर लगा है। एनडीआरएफ की टीमें अब तक कई जिंदगियों को बचा चुकी हैं। हमारे ऑपरेशन जो है 7 तारीख शाम से शुरू हो गया था और अभी तक 2 लाइव विक्टिम्स हमने रेस्क्यू किए, एक 6 इयर्स ओल्ड गर्ल और एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल। उम्मीद है तो फिर जिंदगी है। देवदूतों ने ठान लिया है, जिंदगी की उम्मीद खत्म नहीं होने देंगे और तब तक वो उसी हौसले से जिंदगी तलाश लाएंगे। तुर्की से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर अमेरिका के आसमान में इन दिनों कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। पहले चीन का गुब्बारा दिखा, फिर 9 दिनों के अंदर 4 बार फाइटर जेट्स ने किसी अनजान चीज को मार गिराया। अब उन्हीं अनजान चीजों पर बहस छिड़ी है। इन ऑब्जेक्ट्स को एलियंस से जोड़ा जा रहा है। अमेरिका के आसमान में दिखी अजीबोगरीब चीज क्या एलियन है? क्या अमेरिका की एयरफोर्स ने एलियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया? ये सवाल हमारा नहीं, एक अमेरिकी पत्रकार ने ये सवाल पूछे हैं और इसके जवाब में अमेरिकी एयरफोर्स जनरल ने जो कहा उससे पूरी दुनिया में एलियन पर नई बहस शुरू हो गई। Hi, thanks, Pat, and thanks for doing this. This is for General Van Herk. Because you still haven't been able to tell us what these things are that we are shooting out of the sky, that raises the question, have you ruled out aliens or extraterrestrials, and if so, why? Because that is what everyone is asking us right now. Yeah, thanks for the question, Helene. I'll let the intel community and the counterintelligence community figured that out. I haven't ruled out anything at this point. We continue to assess every threat or potential threat unknown that approaches North America with the attempt to identify it. तो सुना आपने, अमेरिकी जनरल ने साफ-साफ कहा कि एलियन की खबरों को नकारा नहीं जा सकता। एलियन के सवाल पर उन्होंने जांच की बात कही है। तो क्या ये यूएफओ अमेरिका की जासूसी करने आए हैं? ये सुनने में थोड़ा बचकाना लग सकता है, पर अभी तक अमेरिकी सेना ने इन खबरों का खंडन नहीं किया है। यानी अमेरिका में एलियन और यूएफओ की मौजूदगी की खबरें भी कोई नई बात नहीं है। पर बीते कुछ दिनों में अमेरिका के आसमान में मिल रही वो अनजान चीजें क्या सच में यूएफओ है, इसके जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। यूक्रेन वॉर के दौरान जिन शहरों का नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा, उनमें एक शहर है बूचा, जो वॉर में नरसंहार का प्रतीक बन गया है। शिवांगी ठाकुर नरसंहार की खबरों के बाद भी बूचा गई थी और वॉर के 1 साल पूरा होने पर भी बूचा पहुंची हैं। क्या इस शहर के जख्म भर गए हैं? क्या लोगों में अब भी रूस के हमले का डर बना हुआ है? रूस यूक्रेन वॉर पर बूचा की क्या है राय? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये अप्रैल 2022 की तस्वीरें हैं।
जब यूक्रेन के बुचा से युद्ध की सबसे भयावह तस्वीरें आनी शुरू हुई थी। रूस की सेना बुचा से वापस लौटी थी और इसके बाद यूक्रेन की तरफ से इस शहर में रूसी सेना पर वॉर जोन के सबसे बड़े नरसंहार का आरोप लगाया गया था। दुनिया भर में बुचा का नाम नरसंहार का प्रतीक बन गया था। दोनों देशों के दावे अपनी अपनी जगह हैं। फिलहाल यूक्रेन के ऐसे हालात नहीं कि इन दावों का परीक्षण हो पाए, लेकिन एक बात तो साफ है, लोग चाहते हैं वॉर खत्म हो जाए ताकि जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार से दौड़ सके। जो कुछ यहाँ के लोगों ने खो दिया वो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाकी है उसे बुचा के लोग संजोना चाहते हैं। जो तस्वीरें देखने को मिली थी बर्बरता की, उसके बाद ऐसा लगा नहीं था कि लोग जल्दी यहाँ पर वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं उससे ये तो बताया जा सकता है कि देखिए लोग जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से लौट रहे हैं और आम जीवन पटरी पर लौटने की कोशिश यहाँ पर लोगों द्वारा की जा रही है। बुचा की सड़कों से कैमरा पर्सन एसके चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए, #ZINDIA360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।